ओके, देखिए अब आपको पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने ये चैप्टर को हम लोग आज थियरी पार्ट कंटेंट करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग सेशन जो होने वाला है और ऑनलाइन सेशन जो होने वाला है, उसमें हम एंटायर थियरी पार्ट मतलब मींस डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर, जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें याद हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद में आपको क्या करना है, वो सारे डेरिवेशंस जो है ना, वो सारे डेरिवेशंस प्रॉपर्ली वापस से अच्छे से लिखने हैं और वो तैयार कर देने हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा ऑफलाइन होगा उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज रोटेशनल डायनामिक्स। देखिए, रोटेशनल डायनामिक्स में बेसिकली हम लोग दो चैप्टर जो है मेनली वो पढ़ते हैं, और उसके अंदर एक आता है सर्कुलर मोशन वाला पार्ट और दूसरा आता है रोटेशनल मोशन वाला पार्ट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एज वी ऑल नो दैट कि सर्कुलर मोशन का मतलब बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। व्हाई हम सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं बेटा? क्योंकि क्योंकि इसके अंदर जो है सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो थ्रू आउट वो एवरी पॉइंट पे अपने डायरेक्शन चेंज कर रही है। आप देखिए, यहाँ पे थे, फिर यहाँ आए, इस तरह से आप एवरी पाथ में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, एवरी पॉइंट में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। और अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आने ही वाला है। That's why circular motion is known as the accelerated motion। और सर्कुलर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम पीरियोडिक मोशन। आई होप सर्कुलर मोशन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। देन अब इसके अंदर मैं आपको एंड में पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको एंड में पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आप साथ में लिखना चाहे, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। बट मेनली आपको सुनना बहुत अच्छे से है, समझना बहुत अच्छे से है, ताकि जो भी हम अभी लिख रहे हैं वो हम सब याद कर लें। ठीक है, अब दूसरा है, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, वो वन बाय वन में एक एक टर्म को डिस्कस करता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में सबसे फर्स्ट टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एज यू नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? एंगल थीटा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की यूनिट किस में होनी चाहिए बेटा? रेडियन में होनी चाहिए। अब थीटा का फॉर्मूला, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला जो है वो है 2 पाई एन। क्या होता है मोस्ट कॉमन फॉर्मूला? 2 पाई एन, वेयर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या होता है एन का मतलब बेटा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है? ये एक फॉर्मूला हमें थीटा का याद रखना है। आपको पता होगा जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो बेसिकली ये जैसे इस पोजीशन पे है, वो इस पोजीशन से ये अनदर पोजीशन बी पे जा रही है, तो इसने क्या ट्रेस किया है? ये थीटा एंगल से वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? देन अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म आएगी, बेसिकली नेक्स्ट टर्म जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को दोस्तों हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से भी डिनोट बोलते हैं, और इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट जो है, ओमेगा की यूनिट जो है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। याद रखेंगे, ओमेगा की यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ ओमेगा के, और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मूले जो बनेंगे ओमेगा के, वो सारे फॉर्मूले में एक साथ लिखूंगा। ओमेगा इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टी का मतलब होता है बेटा टाइम पीरियड। क्या होता है टी का मतलब? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। क्या होता है टाइम पीरियड का मतलब? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। दैट इक्वल टू, एक और ओमेगा का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपको थीटा दिया है तो डी थीटा बाय डी टी एक और फॉर्मूला हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आपको ओमेगा मिलेगा। श्रेया दीदी ने एक फॉर्मूला बताया है, एक और फॉर्मूला आएगा
2 पाई एफ। एफ क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब भी आपको पता होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होगी हर्ट्ज में। क्लियर? फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होगी हर्ट्ज में। एक और फॉर्मूला देखते हैं, 2 पाई कैपिटल एन अपॉन 60, और इस कैपिटल एन का मतलब होता है आरपीएम। क्या होता है कैपिटल एन का मतलब? आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। क्या होता है एन का मतलब? एन मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट। क्लियर हो गया यहाँ पे दोस्तों? तो दिस आर द मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मूलाज ओमेगा के। एक फॉर्मूला बेटा हम और लिख सकते हैं, वो है ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मेट में देखेंगे। जहां पे भी आपको लगे कि इसको रिपीट करना है वहां पे, तो दोस्तों प्लीज आप वहीं पे बोल दीजिए, मैं उसको वापस से रिपीट कर दूंगा। अब जैसे ये देखिए, ये बॉडी जो है ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ, और ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और इसके पास में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, और ये है रेडियस r, ये ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू v बाय r। क्या है फॉर्मूला इसका? ओमेगा इक्वल टू v बाय r। ये v जो है हमारे टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस। एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हमें ओमेगा का मिल जाता है। बेटा वेक्टर फॉर्मेट में भी हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दैट इज दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या लिखेंगे? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला। एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट में हमने लिख दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। यस, 2 पाई, आप इस फ्रीक्वेंसी एफ को आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारी बुक ने स्मॉल एन से डिनोट किया हुआ है, मैंने स्मॉल एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए लिख दिया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना आए। फ्रीक्वेंसी इज साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एंगुलर वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, यस बोल भी रहा हूं मैं। v का मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया है। ठीक है, ये लीजिए, ये v का मतलब यहाँ पे क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगेन आप ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अल्फा मिल जाएगा। और यहां से एक फॉर्मूला और मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे होता है ना, डीवी अपॉन डी टी, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? आर ओमेगा लिख सकते हो। आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो ये आएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। इससे हमें क्या मिल जाएगा? आर अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया है, क्या आ रहा है? आर और इंटू अल्फा आ रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा हो गया? ये बॉडी सर्कुलर पाथ में है, ठीक है ना, ये बॉडी सर्कुलर पाथ में है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये रही हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये रहा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई डाउट है? ये हो गया हमारा अल्फा। परफेक्ट है। तो ये तीनों टर्म समझ में आ गया, अल्फा समझ में आ गया, ओमेगा समझ में आ गया। देयर आर सम इक्वेशंस बेटा, कुछ जो हमारे बहुत ही फेमस इक्वेशंस है जो हम लोग यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में, और वो इक्वेशंस भी मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा। दिस इक्वेशंस आर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कहां से आया बेटा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रोटेशनल मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा is the final angular velocity, omega naught is the initial angular velocity, और अल्फा is the angular acceleration t equal to time। तो जो वो तीन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, वही तीन इक्वेशन यहाँ पे सर्कुलर मोशन की टर्म में लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या होगी बेटा? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, and the last one is the omega square minus omega naught square to alpha theta।
क्लियर हो गया है दोस्तों? ये तीनों इक्वेशन हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा, सर्कुलर मोशन की बेसिक टर्म्स हमने देखी है। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के टाइप की। बेसिकली दो टाइप में हम सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं, सर्कुलर मोशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? यूसीएम। यूसीएम का फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखते हैं यूसीएम में क्या आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो ये जो v है ना, v का मैग्नीट्यूड, देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, v मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, ये कांस्टेंट रहती है ना, स्पीड कांस्टेंट रहती है। जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एंटायर सर्कुलर पाथ में थ्रू आउट इसकी स्पीड जो है वो 2 ही रहने वाली है या 3 ही रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाय आर। अगर v चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ऑब्वियस बात है अल्फा जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, अल्फा जो है वो 0 हो जाएगा। गाइस आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर बिल्कुल अगर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, टेंजेंशियल स्पीड बोल दिया है मैंने, बिल्कुल वो कांस्टेंट है ना। बट हम ये देखेंगे कि पार्टिकल जो है स्पीड का, अगर हम वेलोसिटी के टर्म में देखें तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो डायरेक्शन जरूर चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड चाहे कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन जरूर चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहती है बट फिर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। उस वजह से एक एक्सेलरेशन आता है और उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी इसका फॉर्मूला होगा, ये हमें याद रखना है, वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम याद रखेंगे, हमेशा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ लगता है बेटा? टुवर्ड्स दी सेंटर लगता है। देखो जितना आप रिपीट करते जाएंगे, है ना, नो नीड टू ऑन माइक, बट जब हम सुन रहे हैं घर पे तो भी आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए। तो उससे होगा क्या कि आपका ये चीज रिवाइज हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो आप घर पे सुनते सुनते बोलते भी जाए, है ना, लिख रहे हैं तो लिखते लिखते बोलते जाए, नहीं लिख रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं तो भी प्रॉपरली बोलते जाए, रिपीट करते जाए मेरे साथ। रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स दी, इसके हम डायरेक्शन की बात करें तो टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर में लगेगा हमेशा। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर कट हो गया है। चलिए, ये तो हुआ यूसीएम की बात, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हमने कर लिया है और हमें ये भी समझ में आ गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं नॉन यूसीएम की। किसकी बात करते हैं बेटा? नॉन यूसीएम की। नॉन यूसीएम का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में यहां पर मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा और डायरेक्शन में भी चेंज होगा। आई रिपीट, यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा और डायरेक्शन में भी चेंज होगा।
अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की चेंज की बात करेंगे, है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा और डायरेक्शन में भी चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होता है ना, dv अपॉन dt, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है? कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, और डायरेक्शन में चेंज होता है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। कौन सा एक्सेलरेशन आता है दोस्तों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, जो कि है हमारा AC, और उसका फॉर्मूला हमें पता है v²/r होता है, और r ω² होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक शानदार सा इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि ये रहा हमारा कोई सर्कुलर पाथ, और टूवर्ड्स द सेंटर आप दिखा दीजिए, टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली दिखा दीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर कोई आपको वेक्टर फॉर्मेट में पूछे कि नेट लीनियर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर में और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्मेट में, और मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? यूसीएम, नॉन यूसीएम, कोई डाउट है? बेटा यहां तक सबको क्लियर कट समझ गया है? मजा आ रहा है बेटा? है ना? रिवाइज हो रहा है अच्छे से एकदम। देखिए, है ना, हमने यहाँ पर बिल्कुल अभी तक जो भी पढ़ा है पूरा हमारा सब कुछ, ये क्रक्स था जो कॉन्सेप्ट का, वो हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलेंगे। हमने यूसीएम देख लिया, नॉन यूसीएम देख लिया है, हमने टाइप्स देख लिए हैं सब कुछ, कि ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, फॉर्मूले क्या है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है एप्लीकेशन की बात करेंगे। उसमें कुछ थियरी पार्ट है जो आप स्टेट टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट लेके आता हूँ। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग कोनिकल पेंडुलम पे। किसकी बात करेंगे बेटा? कोनिकल पेंडुलम का। क्या अभी कोनिकल पेंडुलम का पार्ट रिमूव नहीं हुआ है ना? वर्टिकल सर्कुलर मोशन आई थिंक रिमूव हुआ है, कोनिकल पेंडुलम तो है। आई थिंक वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिमूव हुआ है, कोनिकल पेंडुलम है ना? ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर वाला रिमूव हो गया ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन दोनों है। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे। देखो क्या है कोनिकल पेंडुलम, बड़े ध्यान से समझेंगे। आपने आई थिंक हमने एक कोनिकल पेंडुलम भी सुना है, हमने एक सिंपल पेंडुलम भी सुना है। हमने एक कोनिकल पेंडुलम सुना है, हमने एक सिंपल पेंडुलम सुना है। कोनिकल पेंडुलम क्या है? जैसे ये देखिए, ये एक हमारे स्ट्रिंग है, ये एक बॉब है। अगर ये देखिए, ये इस तरह से मूव हो रहा है, तो ये कौन से सर्कल में मूव हो रहा है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रहा है। कौन से सर्कल में मूव हो रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रहा है। तो जब भी कोनिकल पेंडुलम बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या आना चाहिए दिमाग में? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और जब भी, और ध्यान देंगे, और जब भी सिंपल पेंडुलम बोला जाए, मतलब इस तरीके से वो मूव कर रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या दिमाग में आना चाहिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर है? एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोनिकल पेंडुलम इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका डेरिवेशन में भी आ सकता है। तो मैं आपको इसके डेरिवेशन का पूरा हिंट देने जा रहा हूं। देखो, ये रहा हमारा स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है, और दिस इज द मास जिसको हमने बोल दिया है m। ठीक है, और ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये रहा सेंटर, यहां से यहां तक ये हो गया रेडियस हमारा r हो गया है बेटा, और ये है एंगल थीटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको, ये जो mg है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड में इसका वेट लग रहा है mg। इस बॉब का मास m है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है।
ठीक है, एल क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। आप जब बोर्ड्स में डेरिवेशन करेंगे दोस्तों तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। द एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एम इज द मास ऑफ द बॉब। ठीक है, अब यहाँ पर एम का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस स्ट्रिंग पे क्या आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा। स्ट्रिंग की वजह से टेंशन आ रहा है बॉब पे, ये देखिए ये रहा वो टेंशन टी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, ये हमने इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ किया है वर्टिकल, तो आपको एक क्लियर कट दिख गया होगा कि अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा बेटा, और अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर क्या कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा, और ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एक कंपोनेंट आ रहा है, वो आ रहा है टी साइन थीटा। क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान से समझना है, टी साइन थीटा, क्या टी साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है क्या? क्या टी साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है? यस, बिल्कुल टी साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर है। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज द टी साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब दूसरा इक्वेशन लगाओ, देखो क्या y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है? मेरे हिसाब से y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज जीरो। तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन जीरो होगा तो अपवर्ड फोर्स t cos थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। जब y डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर है यहां तक? अब दोस्तों बड़े ध्यान से समझेंगे, हम इस एसी को क्या लिख सकते हैं, हम इस एसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन प्यार से इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए, आपको t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिला यहाँ पे, और ये m, ये r ओमेगा स्क्वायर m g। आपको यहां से अब मुझे एक और चीज बताइए, ओमेगा स्क्वायर जो मिलेगा वो मिल रहा है g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। ठीक है ना, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। बेटा ये रहा आपका पास ट्राइंगल, ये रहा, थीटा ये है, ये रहा एल, ये रहा आर। क्या आप ट्रिगो से ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू आर बाय एल और एल इक्वल टू आर बाय साइन थीटा? तो हमने वही किया है, ये आर अपॉन साइन थीटा को एल लिख दिया है, तो उससे हमें मिला जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो दोस्तों यहां से हमें ओमेगा मिल चुका है, क्या मिल चुका है, ओमेगा मिल चुका है, और ओमेगा मिलता है यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। अब ओमेगा मिल गया है, टाइम पीरियड निकालना है, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो अब यहां से आपको आंसर मिलेगा, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम मिलता है 2 पाई, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कोनिकल पेंडुलम। डन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो दिस इज हाउ हमने कोनिकल पेंडुलम के पूरे डेरिवेशन को देख लिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट, हाँ ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया ना, 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी।
अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट? बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। तो हम बेसिकली सबसे पहले अनबैंक्ड रोड के बारे में देखते हैं, उसके बाद में बैंक्ड रोड के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं अनबैंक्ड रोड। देखिए अनबैंक्ड रोड का मतलब ये आपको पता ही है कि ये इस तरह से जो फ्लैट रोड होता है ये वाला, है ना, दिस इज अनबैंक्ड रोड, इंक्लाइन नहीं है बिल्कुल भी। ये रहा सेंटर और यहाँ पर ये हो गया हमारा व्हीकल, और यहां से सेंटर से लेके इस व्हीकल का डिस्टेंस जो है ये हो गया r, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या हो गया उसका वेट mg, क्या हो गया वेट, व्हीकल का वेट mg। आप खुद बताइए मुझे, जब कोई भी व्हीकल हाई स्पीड के साथ जाता है या किसी भी पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्या उसकी टेंडेंसी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की रहेगी? जैसे मैं ही सर्कुलर टर्न ले रहा हूं, क्या मेरी टेंडेंसी बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड होने की रहेगी? क्या मेरी टेंडेंसी आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड होने की रहेगी? बिल्कुल, मैं बाहर की तरफ स्किड होने लगेगा। जितना आप हाई स्पीड में जाएंगे उतना ही आप आउटर टर्न मारते हैं। जितना आप हाई स्पीड में जितना आप हाई स्पीड में जा रहे हैं उतना ही आप बाहर की तरफ टर्न मारने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? सुनाई दे रही है सबको? जितना हम हाई स्पीड में होंगे उतना ही हम बाहर की तरफ स्किड होने, कार हमारी स्किड होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब अगर आपकी कार बाहर की तरफ स्किड हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी तरफ लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा बेटा? इनवर्ड लगेगा, अंदर की तरफ। क्या ये फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है? क्या ये फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है? यस। और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर लग रहा है, विच इज, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है सेंटर की तरफ, सिर्फ यही लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इक्वल टू मास इनटू नेट फोर्स टुवर्ड, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर हो गया है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ले लिया हमने। तो दिस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शन फोर्स को लिख देंगे म्यू इनटू एन इक्वल टू एम इनटू एसी। अब बेटा एन को किसके इक्वल कर सकते हैं? वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। जब वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो नेट, मतलब वाई डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 है। सो वी कैन से दैट अपवर्ड फोर्स, जितना फोर्स अपवर्ड होगा उतना ही फोर्स डाउनवर्ड होगा, बिकॉज वाई के फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। जितना फोर्स अपवर्ड होगा उतना ही फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी। सब्सटीट्यूट कर दीजिए दोस्तों, AC को लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन r लिख देते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वो जो v मिला है वो मिला है म्यू आर जी। आपका वेलोसिटी कितना होगा बेटा? ये वो वेलोसिटी है जिसमें बॉडी जो है स्किड नहीं करने वाली है, ठीक है ना। इस वेलोसिटी पे बॉडी स्किड नहीं करेगी, दैट इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। आई होप ये कर्व्ड रोड का हम लोगों को समझ में आ चुका है ना। अनबैंक्ड कर्व्ड रोड के बारे में हमने समझ लिया है कि वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, रूट ऑफ म्यू आर जी। अब बेटा हमारे नेक्स्ट 5 मिनट में हम पढ़ने वाले हैं बैंक्ड रोड, है ना। बैंक्ड रोड, अगर रोड इसमें न्यू म्यू क्या है? ओ हो, फ्रिक्शन फोर्स में म्यू इनटू एन लिख रहे हैं, दैट म्यू मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट म्यू मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है ना म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन, ठीक है।
म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप कोई ऐसा भी डाउट पूछ सकते हैं। दिस इज द लास्ट टाइम जहां पे हम हर तरीके का डाउट सॉल्व कर लेंगे, बट कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी समझो वो 100% समझो। ये देखो आप, और भी किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो बिंदास पूछें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारा बैंक्ड रोड आ गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे अनबैंक्ड रोड तो हो गया है। अब बात करेंगे बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब जो है, ये रोड जो है अब इस तरह से नहीं है फ्लैट, इस तरह से इंक्लाइन होगा अभी रोड, ठीक है ना, इस तरह से इंक्लाइन होने वाला है। तो देखते हैं क्या आने वाला है। ये देखिए, ये रहा हमारा, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। ये रहा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये रहा हमारा बॉडी। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, ये यहां से लेके यहां तक अगेन ये सी हो गया है। अब क्या लग रहा है यहाँ पे, एक तो वेट लग रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड में, और क्या लग रहा है बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन n। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बिल्कुल, ये तो आप पढ़ पढ़ के थक गए होंगे। ये थीटा है तो उसके अपोजिट में है ये एंगल, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। अब इस केस में हम फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन। अभी बैंक रोड में हम अभी सबसे फर्स्ट मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर मतलब हम जो यहाँ पर वेलोसिटी जो निकालने वाले हैं वो मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी निकालने वाले हैं, कि अगर फ्रिक्शन नहीं भी हो तो क्या वो कार जो है उस सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर सकती है, क्या वो कार जो है उस कर्व्ड पाथ से मूव कर सकती है। तो हम मोस्ट सेफेस्ट स्पीड निकालने वाले हैं विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब हम फ्रिक्शन नहीं भी है तो कितना स्पीड होगा देखते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी हमें यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो, ये रहा सेंटर। अब हमेशा जनरली हम किसको रिजॉल्व करते हैं? वेट mg को रिजॉल्व करते हैं। किसको रिजॉल्व करते हैं बेटा? वेट mg को रिजॉल्व करते हैं। बट इस बार वेट को मत रिजॉल्व करो, आप इस बार नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करो। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जाने वाला है। ये देखो, ये एक कंपोनेंट टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जाएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जाएगा, और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? mg को रिजॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, एक पॉइंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है। तो बेटर है आप नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे। अगर जब बैंक्ड रोड वाला क्वेश्चन आए तो आप नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे, हमेशा ये याद रखें। नॉर्मल का यहाँ कंपोनेंट आ रहा है बेटा n sin थीटा, और ये कंपोनेंट आ रहा है n cos थीटा। बताइए टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा कंपोनेंट है? n sin थीटा है। और कोई फोर्स आ रहा है क्या यहाँ पे? n sin थीटा की लाइन में कोई फोर्स आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, ये टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दिस इज n sin थीटा इक्वल टू मास इनटू v स्क्वायर बाय r। r मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। r मतलब क्या हो गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, दूसरी y डायरेक्शन में, अगेन y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 है। अपवर्ड फोर्स n sin थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। अब दो इक्वेशन मिल चुकी है बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, m से m कैंसल, v स्क्वायर बाय आर जी। तो इस तरह से आपको एंगल ऑफ बैंकिंग भी मिल गया है और आपको v भी मिल चुका है, और इस v को बोलेंगे मोस्ट सेफ स्पीड, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये जो है मोस्ट सेफ स्पीड बोला जाएगा। डन,
सेफ स्पीड। आई होप यहां तक सबको समझ में आया है। ठीक है, तो ये हमने अभी विदाउट फ्रिक्शन मोस्ट सेफ स्पीड निकाल दिया है। अब हम बात करेंगे विथ फ्रिक्शन। कितनी स्पीड से हम अब लिमिट देखते हैं। मान लो आप चाहते हो, देखो वो तो सेफ स्पीड है, मैं उससे हाई स्पीड में भी जाना चाहता हूं, मैं उससे लो स्पीड में हूं, तो क्या होगा? क्योंकि अगर हमने उस स्पीड से अगर लो रखा तो हम नीचे की तरफ स्किड हो जाएंगे, उस स्पीड से हाई रखा तो हम ऊपर की तरफ स्किड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस केस में हमें फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। हमें इस केस में अब फ्रिक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा लोअर लिमिट। क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं? लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट के केस में क्या है दोस्तों, लोअर लिमिट की बात करेंगे। लोअर लिमिट के केस में क्या हो रहा है, ये रहा हमारा अगेन सेंटर एंड दिस इज योर बैंक्ड पाथ एंड यहां पर दिस थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर है? अब ये रहा हमारा व्हीकल। लोअर लिमिट है बच्चों। अगर हम सेफ स्पीड, ये देखिए BL जिसको बोल देंगे, और ये हमारा सेफ स्पीड से कितना हम कम कर सकते हैं, कितना मिनिमम लो वेलोसिटी से व्हीकल को मूव कराए कि वो नीचे की तरफ स्किड ना हो। ठीक है ना? तो आपको पता है अगर हम सेफ स्पीड से कम मूव कराएंगे तो इसकी एक टेंडेंसी होगी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने लगेगा। कौन से डायरेक्शन में स्लिप होने लगेगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने लगेगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने लगेगा तो यहां पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या प्ले करेगा बेटा? यहां पर वो फ्रिक्शन जो है उसके डाउनवर्ड स्लिप को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा बताओ? फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश। फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। तो ये लग रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। बाकी वाला डायग्राम तो पहले जैसा ही है। देखिए ये रहा हमारा नॉर्मल, ये रहा हमारा वेट mg। रिजॉल्व किसको करना है बेटा? नॉर्मल को रिजॉल्व करना है। ये एंगल थीटा रहेगा, दिस इज n cos थीटा हो गया है एंड दिस इज n sin थीटा। बेटा अब आपका फ्रिक्शन फोर्स भी है, यहां पर एक और फोर्स आ गया है, फ्रिक्शन फोर्स, एंड यू हैव टू रिजॉल्व दैट फ्रिक्शन फोर्स आल्सो। तो आप फ्रिक्शन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो ये देखिए इसके अलोंग ही कर लीजिए, ये थीटा है, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा फ्रिक्शन का? देखिए एन थीटा एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बने वो कॉस वाला कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर है वो साइन वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब देखिए बेटा एक्स डायरेक्शन में देखना पड़ेगा आपको। एक्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर दिख रहा है एन साइन थीटा, जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है। एन साइन थीटा जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है एन साइन थीटा जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। और एक और फोर्स है देखो एक्स डायरेक्शन में जो कि है एफ कॉस थीटा, वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट है। एफ कॉस थीटा जो कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट है, माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? नेट फोर्स आ गया है बेटा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो गया है, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अगर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है एन साइन थीटा पॉजिटिव लिया है, एफ कॉस थीटा एक्सेलरेशन के अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लिया है। अब हम इस फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स को वी कैन राइट म्यू इंटू एन। क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को? म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। म्यू एन इक्वल टू कॉस थीटा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r लिखा जा सकता है। r का मतलब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वेलोसिटी को vl बोल दीजिए, vl मतलब लोअर लिमिट, vl मतलब लोअर लिमिट। कोई डाउट है इसके अंदर? यहां तक सबको समझ रहा है बेटा? अब
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये तो हुआ एक्स डायरेक्शन वाला बात। अब हम लोग वाई डायरेक्शन का भी देख लेते हैं। ये तो हुआ एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का भी देख लेते हैं। देखिए वाई डायरेक्शन में क्या सीन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहेगा। वाई डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो है, तो कैन आई से दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स एन कॉस थीटा है दोस्तों, और एक और फोर्स दिख रहा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि है एफ साइन थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है एम जी। आप यहां पर भी इस फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इक्वेशन 2 मिल गया है बेटा। अब इस इक्वेशन 2 एंड 1, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन से आप n को तो कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देना। मैं बोलूंगा आप n cos थीटा को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करना। किसको निकालना बेटा? n cos थीटा को बाहर निकालना। जहां से n cos थीटा निकालोगे यहाँ tan थीटा आ जाएगा, यहां से भी n cos थीटा बाहर निकालोगे तो यहाँ पे भी म्यू tan थीटा आ जाएगा। और सॉल्व करने के बाद जब आप VL मिलेगा आपको, ये होगा अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये कहां से आया? ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2। ये कहां से आया बेटा? ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2। ये आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एन cos थीटा को कॉमन निकालेंगे, वो कैंसिल आउट होगा, और सॉल्व करके आपको VL का वैल्यू मिला है। क्लियर हो गया है लोअर लिमिट वाला पार्ट? क्लियर हो गया है लोअर लिमिट वाला पार्ट? इक्वेशन 1 ये रहा, ये इक्वेशन 1। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर टूवर्ड्स द सेंटर देखना है। टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है n sin थीटा, और ये एक और फोर्स है x डायरेक्शन में f cos थीटा। n sin थीटा टूवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन में है, फोर्स को पॉजिटिव लो। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट है, इसलिए इसको नेगेटिव लिया, माइनस f cos थीटा किया। F को हम म्यू एन लिखेंगे, इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय l, v स्क्वायर बाय r है। यहाँ वेलोसिटी को हम vl लिख रहे हैं, vl मतलब लोअर लिमिट का स्पीड। बस अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में से n cos थीटा को कॉमन निकालो, इसमें से भी n cos थीटा को कॉमन निकालो। 1 डिवाइड बाय 2 करोगे, n cos थीटा से n cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहां से VL मिलेगा। एक बार के लिए स्टेट टेक्स्ट बुक आपने नोट्स में और देख लेना, तो आपको अच्छे से समझेगा। यस, जहां पे भी आपको V मिनिमम यूज करना है, वहां पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिस इज अबाउट द लोअर लिमिट। लेट्स कम टू द हायर लिमिट, अपर लिमिट की बात करते हैं। देखिए अपर लिमिट क्या आएगी। अपर लिमिट, अब देखते हैं हम अपर लिमिट की। अगर देखो फॉर्मूला वाइज देखेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। फॉर्मूला वाइज देखेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। मैं भी सारी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, आपको एक डायग्राम के थ्रू छोटा सा बता देता हूं रिकैप। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये रहा अगेन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा बॉडी। अब इसके केस में अपर लिमिट मतलब आप कितना हाई स्पीड से मूव करो कि स्किडिंग, बॉडी स्किड ना करे, है ना। कितना हाई स्पीड से मूव करो कि ये व्हीकल स्किड ना करे। अब अगर व्हीकल में स्किड करने की जो टेंडेंसी आएगी, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? जब आप हाई स्पीड से जाएंगे तो व्हीकल में स्लिप होने की कंडीशन आएगी, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। जो टेंडेंसी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन की होगी। तो दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेल डन, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। जबरदस्त। अगर फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है,
ये एंगल थीटा है। तो बस कुछ नहीं है, इस पूरे डेरिवेशन में जो हमने पहले किया है उसमें जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन थी उसके जस्ट अपोजिट कर देना। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये जी। बस आपको फ्रिक्शन के कंपोनेंट लेने हैं, सिर्फ जहां जहां पे एफ आ रहा है, जैसे एफ एफ साइन थीटा जहां नेगेटिव में था उसको पॉजिटिव करो, एफ कोस थीटा जहां नेगेटिव में था उसको पॉजिटिव करो, सिर्फ साइन को उल्टा कर देना है, इक्वेशंस को लिखना है। अब इसको देख के आप इक्वेशन लिखेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे तो VH आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा, वहां पर पहले नेगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर हो गया है? दिस इज अबाउट द अपर लिमिट। तो ये हमने बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन चालू करेंगे। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बचता है बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। डेरिवेशन पूछते हैं बेटा, इसीलिए हम करवा रहे हैं। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगर किसी को बोला जाए तो वो है हमारे बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है ना? तो अच्छे से ये डेरिवेशन को एक बार आप कर लेना। तो ये ना पूछे अब बोर्ड्स में डेरिवेशन पूछा जाता है या नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है डेरिवेशन, इसलिए तो हम सीख रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, अगर उसने स्पेसिफाई किया है तो जहां तक स्पेसिफाई किया है वो लिखना है। ये देखिए ये बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये देखिए इस तरह से अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो ये हो गया हमारा, ये देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आई थिंक जब भी बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होगी तो उस पे ग्रेविटी का इफेक्ट आता ही आता है ना? अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर सिनेरियो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट बोल देते हैं, बी को हमने बोल दिया है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब बेटा यार आप देखिए इस पॉइंट पे जब बॉब होगा तो उसके पास में क्या आएगा, यहाँ उसका वेट हुआ mg और वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग की वजह से उस पे क्या लगने वाला है, टेंशन लगने वाला है। और वो टेंशन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग इज ए पुलिंग फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस बॉब के लिए स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पर वेट भी डाउनवर्ड लगेगा, और इस पॉइंट पे बॉब के लिए टेंशन स्प्रिंग डाउनवर्ड में है तो टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो एक बार मैं ए और बी पॉइंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन टीबी आ रहा है, क्या ये टीबी जो है टूवर्ड्स द सेंटर है क्या ये टीबी टेंशन जो है टूवर्ड्स द सेंटर है? बिल्कुल हाँ। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी दोस्तों एक बात दिमाग में बैठा लो, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक एक्सेलरेशन जरूर आता है, और वो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। आई रिपीट, ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो ये देखिए, तो न्यूटन बाबा ने बोला है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टीबी, पॉजिटिव लिया। एक और फोर्स लग रहा है देखो वाई डायरेक्शन में ही, mg, बट ये एक्सेलरेशन के अपोजिट है इसलिए इसको नेगेटिव लिया।
नेट फोर्स आ चुका है, मास लिख दिया है, एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दैट इज टीबी माइनस mg मास इनटू इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है vb का स्क्वायर अपॉन रेडियस r। सिमिलरली ए पॉइंट पे इक्वेशन लिखिए, यहां पर ये दोनों ही फोर्स टेंशन और mg टुवर्ड्स द सेंटर है, दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी va स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन 1 आ गया है, इक्वेशन 2 आ गया है। आप मुझे बताइए टेंशन ए और टेंशन बी, कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे ज्यादा होगा टेंशन? ए पॉइंट पे ज्यादा होगा टेंशन स्ट्रिंग पे या बी पॉइंट पे? तो आप सब बोलेंगे सर बी पे ज्यादा होने वाला है। ए पे कैसे ज्यादा होगा बेटा टेंशन? बी पे ज्यादा होगा ना। ए पे तो मतलब उस स्ट्रिंग को सपोर्ट, स्ट्रिंग जहां ज्यादा खींच रही है बी पॉइंट पे खींच रही होगी, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए बी पॉइंट पे स्ट्रिंग खींच रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग कम खींचेगी। तो ऑब्वियस बात है बी पॉइंट का टेंशन ज्यादा होता है, ये भी आपका डेरिवेशन करवाया हुआ है। तो टीबी माइनस टी इक्वल टू, तो भाई नेट फोर्स में उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें ये नहीं आ रहा है कि किसी इक्वेशन से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि टीए ज्यादा होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग कहाँ खींच रही है, टेंशन मतलब स्ट्रिंग खींचनी चाहिए, स्ट्रेच कहाँ हो रही है, ए पॉइंट पे तो कम हो रही है, सबसे ज्यादा लोएस्ट पास में स्ट्रेच होगी वो। टीबी माइनस टी इक्वल टू आएगा 6mg, ये भी आपका डेरिवेशन का पार्ट है, आप एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्लास नोट से डेरिवेशन को देखें, वहां से मिल जाएगा। टीबी माइनस टी इक्वल टू 6mg। बेटा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलूंगा मैं, बी पॉइंट पे, वीबी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कितना मिलेगा हमेशा, रूट ऑफ 5rg। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो रिक्वायर्ड है टू कवर दी सर्कुलर पाथ। अगर रूट 5rg से कम वेलोसिटी हुआ तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर, बॉडी कंप्लीट सर्कल ट्रेस नहीं कर पाएगी। अगर आपको कंप्लीट सर्कल ट्रेस करवाना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, रूट 5rg। क्लियर है? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है वेलोसिटी, ये भी आपको याद होगा, रूट आर जी। होरिजोनटल पॉइंट पे कितना होता है, रूट 3rg। बेटा अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की, तो टोटल एनर्जी हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, और वो टोटल एनर्जी कितना रहेगा, चाहे आप ए पॉइंट पे हो, चाहे आप बी पॉइंट पे हो, चाहे आप सी पॉइंट पे हो, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, नहीं नहीं सॉरी, बी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। यहाँ पे ए पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ए पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, और कितना होगा mgh, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, डायमीटर कितना है बेटा 2r, प्लस काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इंटू वी ए स्क्वायर। बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा रेफरेंस ले लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पर। और सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बी पॉइंट के कंपैरिजन में अगर देखेंगे, रेफरेंस लाइन बी पे है, रेफरेंस लाइन, तो कितनी हाइट पे है, आर हाइट पे है, तो ये आर आ गया है। और यहाँ पर एम जी स्मॉल आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, इसी एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मूले का यूज करके आपने वी ए वी सी एंड वी बी निकाला था। क्लियर हो गया है? और दैट एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो है वो इक्वल होता है 5/2, ठीक है ना, 5/2 एम आर जी के। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? क्लियर हो गया है? यहाँ पे टोटल एनर्जी क्लियर है, सब कुछ, टेंशन का रेशियो भी, टेंशन का जो डिफरेंस है वो भी बता दिया है, और तीनों पॉइंट की मैंने हॉरिजॉन्टल, हाईएस्ट और लोएस्ट, इसकी हमने वेलोसिटी जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है एक सर्कुलर पाथ में बॉडी को मूव कराने के लिए, वो भी लिख दिया है। तो दैट्स हाउ हमारा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। लेट्स कम
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है रोटेशनल मोशन का, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता भी है, हमने ऑलरेडी काफी बार इसका यूज किया है। सर जैसे आपके ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में जो मास का रोल होता है, वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। जहां जहां लीनियर मोशन में मास यूज हुआ है, वहां वहां रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज हुआ है। मास लीनियर मोशन में क्या काम करता है? मास लीनियर मोशन में उसके चेंज को अपोज करता है। जितना ज्यादा मास होगा, हमें उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। उसी तरह रोटेशनल मोशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल चेंज को रजिस्ट करता है, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उतना ही हमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उस बॉडी को रोटेट करने में। क्लियर हो गया है? दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ अब हम इसके फॉर्मुलेशन पार्ट पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली, वैसे तो ये टेंसर क्वांटिटी है, बट आपकी बहुत सारी बुक के अंदर इसको स्केलर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, मींस जब आप मोर देन वन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, तो आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। आपको कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, बिंदास हर बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड करके एंटायर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड को ही देखा जाता है। दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। डन। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं पॉइंट मास के लिए। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम पॉइंट मास के लिए। अब पॉइंट मास के केस में जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको एक चीज देखना है, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन से एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है? जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करें, उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और ये रहा वो मास, ये रहा वो पॉइंट मास। और इस पॉइंट मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? आर। और ये आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप देख रहे होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस, है ना? आर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोस्तों जो फॉर्मूला बनता है, वो आता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा एम आर स्क्वायर। क्या बनेगा फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आप फॉर्मूला देख के भी बोल सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना मास एक्सिस के क्लोजर होगा, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जितना मास एक्सिस से अवे होगा, उतना आर का वैल्यू ग्रेटर होगा। और जितना आर का वैल्यू ग्रेटर होगा दोस्तों, जितना आर का वैल्यू ग्रेटर होगा, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा। तो मास के ऊपर, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और एक्सिस की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस जितना बॉडी के पास में है, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। एक्सिस जितना अवे होगा, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। ठीक, दिस इज द बेसिक जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन टाइप हुआ। अब ये तो हमने पॉइंट मास के बारे में बात किया है बेटा। अब अगर कोई कंटिन्यूस सिस्टम है, जैसे ये पेन है, जैसे ये बुक है ना, कोई भी बॉडी, अब इनमें हम इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। इसमें हम इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे। उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर केस में हमें इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा बेटा?
इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर ये रही हमारी कोई भी बॉडी और ये रहा हमारा एक्सिस, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा मास डीएम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने एक छोटा सा मास डीएम सेलेक्ट किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया है आर, तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू स्मॉल मास एलिमेंट डीएम, और इंटीग्रेट करके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दिस इज अबाउट द कंटिन्यूअस सिस्टम। अब दोस्तों कंटिन्यूअस सिस्टम के हम लोग जनरली आपके बोर्ड्स में या सीईटी में नहीं आएंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड उतने सम्स, आपको कुछ शेप के जो कंटिन्यूअस सिस्टम के मेथड से डिराइव करके कुछ शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए गए हैं, जैसे रिंग का हो गया, डिस्क का हो गया, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। हमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने हैं, हमें वो फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करने हैं। वैसे मैंने आपकी नोटबुक में बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे रहा हूं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। एटलीस्ट मिनिमम वो फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। तो जो मैं यहाँ फॉर्मूला दे रहा हूँ दे आर मिनिमम फॉर्मूलाज। आप उससे ज्यादा टेक्स्ट बुक में, आपके स्टेट टेक्स्ट बुक के भी लास्ट पार्ट में दिए हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, बट कुछ मिनिमम फॉर्मूले में लिखवा देता हूँ, ठीक है। आई होप आई नो कि मैं बिल्कुल कंटिन्यू ही चल रहा हूँ, देयर इज नॉट टेकिंग ब्रेक, बीच में आपको भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, मुझे भी। बट यू ऑल्सो नोट दिस इज अ क्रैश कोर्स एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। तो मुझे इसका पूरा थियरी पार्ट आज कंप्लीट करना है। तो कहीं पे भी आपको लगे कि थोड़ा स्पीड तेज हो गया है तो प्लीज आप वहां पे बोल देना, ठीक है। बट मैं इससे स्लो नहीं जा सकता हूँ, ये मेरा कंस्टेंट है। तो आप बिल्कुल फोकस रहें, इधर उधर बिल्कुल आपका ध्यान गया तो शायद एक आध कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ आपको बैठना है। चलिए, तो सम फॉर्मूलाज उसमें हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अबाउट रिंग का क्या हो रहा है, ये रहा हमारा रिंग। देखो मैं यहाँ पर एक्सिस बना रहा हूं, और ये जो एक्सिस है आपने देखा होगा कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से। ये रहा सेंटर ऑफ मास, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो है एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर का मतलब है रेडियस ऑफ रिंग, आर का मतलब है रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, वो है डिस्क का। आई रिपीट, यहाँ पर एक्सिस दिखा रहा हूं, आप एक्सिस को भूले ना। एक्सिस क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, आपको ध्यान होना चाहिए। व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग होता है एम आर स्क्वायर और डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। अब हम थर्ड शेप देखते हैं यहाँ पे। देखेंगे थर्ड वाला शेप देखेंगे। थर्ड है रोड, थिन रोड, है ना। थिन रोड लिया है हमारा, ये रही एक थिन रोड, और इस रॉड की लेंथ है एल, और इसमें जो है हमारा एक्सिस पास हो रहा है उस रॉड के सेंटर से। उसमें एक्सिस जो है पास हो रहा है रॉड के सेंटर ऑफ मास से और लेंथ के परपेंडिकुलर है। इस पर्टिकुलर केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाय 12। कितना होगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 12। फोर्थ शेप है हमारा सॉलिड स्फीयर। फोर्थ केस है हमारा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में ये रहा हमारा सॉलिड स्फीयर, और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है बेटा, उसके डायमीटर के अलोंग। कहां से पास हो रहा है, उसके डायमीटर के अलोंग। सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और एक और शेप देख लेते हैं, और वो शेप है हमारा होलो स्फीयर। देखिए होलो स्फीयर में क्या होने वाला है,
होलो स्फीयर के केस में ये रहा एक्सिस, अगेन ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके डायमीटर के अलोंग है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/3 mr²। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शेप्स के फॉर्मूले हमने लिखे हैं, एक आध और देख लेते हैं। मैक्सिमम में जो भी बता रहा हूं वो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है ना, इसमें ये एक्सिस सारे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ml²/12 है बेटा, ml²/12 रॉड के केस में ml²/12 व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, बट विद एक्सिस देखो, एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सिस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको नोट्स में तो ये भी लिखा है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो रिंग के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, डिस्क में डायमीटर के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4, है ना। तो रॉड में उसके एंड के अबाउट है ml²/3, ऐसे फॉर्मूला चेंज होता जाता है। तो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक लिखवाए हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है याद होने की, और ये फॉर्मूले भी विद एक्सिस आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है, हम लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर में पहले देखेंगे सॉलिड सिलेंडर को। आई थिंक 5 शेप हो गए थे, 6। तो सॉलिड सिलेंडर देखते हैं। सॉलिड सिलेंडर में क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला, ये देखिए, ये रहा हमारा सिलेंडर, और ये हाँ आपको याद करने हैं बेटा, बिल्कुल ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये याद करने हैं। ये देखिए, ये एक्सिस जो है, आई थिंक सिलेंडर के अंदर हमें लेंथ भी देखना पड़ता है और रेडियस भी देखना पड़ता है। तो इसमें दो एक्सिस है, ये एक तो उसका खुद का एक्सिस, इसके अबाउट आप निकालेंगे तो ये तो ऐसा लगेगा जैसे इधर से देखते हो सिलेंडर को, यहां ध्यान देंगे बेटा, इधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये डिस्क है ना। तो डिस्क में एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ये डिस्क में एक्सिस जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो इस केस में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ पर ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर होता है तो ml²/12 आएगा, प्लस ये वाला एक्सिस जो है बेटा, ये वाला एक्सिस जो है ये डायमीटर के भी अलोंग जा रहा है, डायमीटर के भी अलोंग जा रहा है, डायमीटर के अलोंग जाएगा तो डिस्क में जब डायमीटर के अलोंग जाता है तो mr²/4। क्यों मैं डिस्क का नाम ले रहा हूं भाई, सॉलिड सिलेंडर का कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हो तो डिस्क जैसा दिखता है। सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन आप देखते हो तो डिस्क जैसा दिखता है, ऐसा लिखता है कि मल्टीपल डिस्क को मिक्स करके एक सिलेंडर बनाया गया है। तो ये वाला एक्सिस उस डिस्क के डायमीटर के अलोंग है, ये वाला एक्सिस उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेंथ के अलोंग है। तो लेंथ के अलोंग हो तो mr²/2, लेंथ के परपेंडिकुलर हो सॉलिड सिलेंडर में ml²/12 प्लस mr²/4। एंड द सेवंथ वाला जो शेप है ये हुआ सॉलिड सिलेंडर की बात। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर में भी दो एक्सिस आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसका आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो रिंग जैसा दिखता है, तो ये इसके खुद के एक्सिस, इसको हम सिलेंडर का खुद का एक्सिस बोलते हैं, ऑन एक्सिस, सिलेंडर एक्सिस ये रहा जो लेंथ के अलोंग होगा, तो वो रिंग जैसा होगा। तो रिंग का क्या होता है mr², और इसमें लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ml²/12, और रिंग में डायमीटर के अलोंग होता है तो mr²/2। तो दिस इज द मेन फॉर्मूलाज जो आपको मिनिमम याद होने चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। नाउ अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास ना हो
किसी और एक्सिस से पास हो रहा हो, तो हाउ विल वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसके लिए कुछ थियरम्स हैं और उन थियरम को बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो थियरम पे आते हैं हम लोग, थियरम पे आएंगे, वापस रिजॉइन करेंगे यार, है ना। मैं उस थियरम को नेक्स्ट मीटिंग से स्टार्ट करता हूं, वापस रिजॉइन करेंगे बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, वापस रिजॉइन करेंगे। टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थियरम्स के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहली थियरम है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे फर्स्ट थ्योरम है, वो है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, बहुत ही इजी बोल सकते हैं, और बोल इसका डेरिवेशन में मैं आपको बोलूंगा 3 मार्क्स का इसका डेरिवेशन आने के चांसेस है। पहले आपको बोलेंगे कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिफाइन करना है, स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड प्रूव इट, आपको उसको प्रूव करना है। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा वो 1 मार्क्स का है, और जो उसका प्रूफ है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रूफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो इस केस में ये रही हमारा कोई भी एक, हमने इरेगुलर लेमिना ले लिया है हमने, और यहां पर ये रहा हमारा एक्सिस। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सिस। अब देखिए बेटा यार, यहां पर हम लोग जो थ्योरम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई डिफरेंट एक्सिस पे, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, या फिर ये रहा हमारा ओ पॉइंट जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये रहा सेंटर ऑफ मास। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि हमने कुछ फॉर्मूले याद किए हैं, कुछ सर्टेन बॉडीज के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किए हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो हमें फॉर्मूला याद है। मान लो क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये पैरेलल एक्सिस में क्या होता है कि ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल होता है। उस केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और ये है सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो है आईसीएम। ठीक है, तो अब जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, मैं आपको अगेन हिंट ही दूंगा, इसका डेरिवेशन पूरा नहीं कराऊंगा। ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाएगा डीएम, और इसकी यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं आरसी हो जाएगी, और इसकी यहां से ये डिस्टेंस जो है ये आर है, और इन दोनों के बीच का, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप है एच। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से ये ट्राइंगल फॉर्म करना है और पाइथागोरस थ्योरम्स लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, एक बार के लिए जस्ट क्लास नोट्स गो थ्रू कर लेना, आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इसलिए मैं वापस से नहीं करवा रहा हूं, आपको ये डेरिवेशन याद रखना है। हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या है स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बोला है ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर सी स्क्वायर डीएम। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे, I इक्वल टू, आई मतलब क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस, और ये O से जो एक्सिस पास हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल है। आईसीएम, आईसीएम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस मास ऑफ बॉडी into h का स्क्वायर, where h is the distance between, where h is the distance between these two parallel axes. This is the parallel axis theorem, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, आप इसको याद रखें। यहां पर मैं बता दूं, I का मतलब हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through O, और ये क्या हो गया
अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। h क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, वो दोनों जो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच का गैप है ये, और m क्या हो गया है, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट क्या है हमारा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ये रहा हमारा एक इर्रेगुलर लेमिना। हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाएंगे, जब ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हो। कहां से पास हो रहे हो बेटा, ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड। ये देखो, ये बॉडी है, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास। बॉडी किस में लाई कर रही है, बॉडी हमारे लाई कर रही है इन एक्स वाई प्लेन। बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, एंड जेड जो है वो है हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये देखिए, ये रहा दूसरा एक्सिस हमारा, और एक एक्सिस ये रहा। तो ये जेड एक्सिस हो गया है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया है। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया है, आई वाई। जेड एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आई एक्स। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई जेड। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये तीनों ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं बेटा, और इसका स्टेटमेंट है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और आई एक्स एंड आई वाई जिस प्लेन में बॉडी लाई कर रही है। ठीक है, इस केस में ऐसा कुछ किया जाता है, यहाँ पे एक स्मॉल मास bm कंसिडर किया जाता है, और उसकी जेड एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी y, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी x। अगेन हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एंटायर इक्वेशन को dm से मल्टीप्लाई किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है, एंड यू विल गेट iz equal to x square plus y square. तो this is about the perpendicular axis theorem. ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये दो डेरिवेशन आपको करने हैं खुद से। नेक्स्ट एक टेबल देने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल, और उसमें बहुत कुछ समराइज है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि लास्ट के 4-5 पेजेस का समरी एक ही टेबल में देने जा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन की फॉर्मेट में लिखूंगा मैं। एक हो गया है ट्रांसलेटरी मोशन, और वेट अ मिनट, अब ट्रांसलेटरी मोशन है, एक है हमारा रोटेशनल मोशन है। एक है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा है हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसलेटरी मोशन में अब देखो कंपैरिजन की फॉर्मेट में लिखने वाला हूं, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख दूंगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पर है हमारा मास एंड दैट मास m। यहां पर मास का एनालॉजी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो जो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मास का एनालॉजी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर हम यूज करते हैं वेलोसिटी, यहां पर हम यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हम यूज करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन, यहां पर हम यूज करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है,
यहाँ पर हम ट्रांसलेटरी मोशन में जहां लीनियर मोमेंटम यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वही रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम यूज होता है। क्या यूज होता है दोस्तों? एंगुलर मोमेंटम यूज होता है। और जिसका फॉर्मूला आप अगर इससे देखें, मास का एनालॉजी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ लिख दीजिए। वेलोसिटी का एनालॉजी क्या है? ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का भी डेरिवेशन है बेटा, ये सेल्फ स्टडी है, आपको खुद से करना है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, अगर कभी गलती से आ भी गया है तो 2 मार्क्स का आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप खुद से पढ़े, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया एल ओमेगा। एक आध फॉर्मूला और बता रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एज यू नो डैट पी मतलब क्या हो रहा है बेटा? P मतलब क्या हो रहा है? P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, यहां लिख देता हूं, P का मतलब है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब यहां पर और भी फॉर्मूले देखो हमें मिल रहे हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ये तो चलो प्रोपोर्शनल, ये वेक्टर फॉर्म में हटाइए, आर क्रॉस पी को हम आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? पी को हम एम वी लिखते हैं, इसको आप वी परपेंडिकुलर लिख दीजिए। तो वी परपेंडिकुलर क्या दिखाएगा कि ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। और ये वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो हमारे को एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला मिल गया mvr, एक फॉर्मूला मिल गया आई ओमेगा। क्लियर? डन? ठीक है। देन उसके बाद सिक्स्थ हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। दिस इज अबाउट द लीनियर मोमेंटम, दिस इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा हमारा फोर्स। बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है dp अपॉन dt, है ना। dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और दूसरा फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉजी होता है टॉर्क। क्या होता है बेटा फोर्स का एनालॉजी? टॉर्क। इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। यहां पर लीनियर मोमेंटम की जगह पे क्या यूज किया जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज dl अपॉन dt। क्या यूज किया जाएगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज dl अपॉन dt। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब इसका टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्मेट में देखेंगे तो आता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। r इज द पोजीशन वेक्टर, f इज द फोर्स वेक्टर। क्लियर? अब देखो यहां पर हम टॉर्क का एक और फॉर्मूला देख सकते हैं। मास का एनालॉजी क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन का एनालॉजी क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला और मिल गया है आई अल्फा। टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला में फॉर्मूला मिल गया है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में देखना है तो आप ये भी बोल सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे देगा, ये आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो दिस इज अबाउट द टॉर्क। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता हो, आपने देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत यूज करते हैं। तो वो कब लगा सकते हैं? जब सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो। जब सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। उसी तरह से जब सिस्टम का नेट टॉर्क जीरो हो तो क्या कंजर्व रहेगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। उस केस में हम बोल सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं, फैन। बेटा फैन जो है, अभी एक फैन एक ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी कितना है? आई है। मैंने कुछ मास फैन के ऊपर रख दिया है, कुछ मास ऐड कर दिया है, तो फैन का ओमेगा कम हो जाएगा। एक डिस्क ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, सडनली मैंने उस डिस्क के ऊपर सर्टेन मास रख दिया है, तो होगा क्या? उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होगा। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया है, लेकिन बिकॉज सम मास ऐड करने से उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया,
ड्यू टू चेंज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके ओमेगा में भी चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है चेंज? क्योंकि L जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वो रिलेशन को दिखाने के लिए मैं बता देता हूं, L का फॉर्मूला I इंटू ओमेगा, इनिशियल में I1 ओमेगा 1 इक्वल टू फाइनल में I2 ओमेगा 2। क्लियर है? इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 हुआ तो ऑब्वियस बात है, आपको बोलना पड़ेगा ओमेगा 2 शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन जो आप बना सकते हैं। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं आपको बोलूं यहाँ पर सीईटी में देयर आर द चांसेस कि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, अभी भी आ सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, यहाँ पर आपको पता होगा एक और फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी का, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ मास की जगह पे आई, वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा का स्क्वायर। अब बताइए कोई डाउट है इसके अंदर? समझा सबको ये टेबल? समझा सबको ये टेबल? क्लियर है? अब इसी के साथ चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर करने के लिए दिया है। कुछ पार्ट हाँ डेरिवेशन ज्यादा है और हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेशंस के नाम, आप प्लीज वो ध्यान रखें, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो मैंने करवा दिए हैं। तो इस चैप्टर में जो डेरिवेशन बनते हैं, सबसे पहला डेरिवेशन जो था वो था हमारा बैंकिंग ऑफ रोड वाला। और ये बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो डेरिवेशन है दोस्तों, ये 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। ठीक है? और सेकंड जो डेरिवेशन बनता है इसके अंदर, वो है कोनिकल पेंडुलम का। और थ्योरम्स जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये बनते हैं 3 मार्क्स के डेरिवेशन। कितने मार्क्स के हैं ये? 3 मार्क्स के डेरिवेशन हैं। और 2 मार्क्स के डेरिवेशन जो बनते हैं उसमें आप टॉर्क को डिफाइन करते हो। टॉर्क आ गया है ना? टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का एक डेरिवेशन है। ये छोटे छोटे डेरिवेशन है जो आपको प्रूव करने पड़ेंगे। और जिसमें टॉर्क में आपको क्या करना पड़ता है? टॉर्क के केस में प्रूफ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। दूसरा हमारे पास में एक और प्रूफ आता है एल इक्वल टू आई ओमेगा। और जो हमारा लास्ट जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है, जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो बनेंगे ये 2 मार्क्स के डेरिवेशंस बनेंगे। तो आप गाइस इनको, ये जो पीछे के जो 2-3 डेरिवेशन ये मैंने नहीं करवाए हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ऊपर के मैंने करवा दिए हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, सेम पैटर्न के हैं, ये आप खुद से ट्राई करें। और जब नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे, आई रिपीट नेक्स्ट, हाँ वो सब कुछ आ गया बेटा उसमें। मैंने आपको उसमें जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग उतना आपको फाइंड आउट करना रहेगा। मैंने एक जनरलाइज आइडिया दे दिया है कि वो इंपॉर्टेंट है। उसमें सब कुछ सेफ स्पीड भी पूछ सकता है, उसमें स्पीड की लिमिट्स भी पूछ सकता है। जितना बड़ा करेगा उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। अगर वो सिर्फ सेफ स्पीड पूछेगा तो 2 मार्क्स का ही बनेगा ना, वो मतलब 4 मार्क्स का बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो ये 6 डेरिवेशंस, 6 क्या 7 डेरिवेशंस आपके लिखे हुए होने चाहिए नोटबुक में। एक न्यू नोटबुक में है ना, होमवर्क बुक में, सिनॉप्सिस वाली में मत लिख देना, होमवर्क की बुक में ये 7 डेरिवेशंस आपके लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है? चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। हाँ, अरे हाँ, अरे अरे रुको रुको रुको, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया है, वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। बिल्कुल बच्चे ने याद दिलाया, भूल गए थे हम लोग। रेडियस ऑफ जायरेशन को कवर करेंगे, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। जस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है रेडियस ऑफ जायरेशन में। रेडियस ऑफ जायरेशन देखिए क्या हो रहा है, ये रही एक बॉडी,
जिसका मास है m, क्या है जिसका मास m है, और ये देखिए ये रहा एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी को जिसका मास m है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पॉइंट मास में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट मास में। हम इसके पूरे मास को किसी एक पॉइंट पे ले जाकर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, और वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर रखें, उस पॉइंट को ऐसी जगह रखेंगे जहां से जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले, एग्जैक्ट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले अबाउट दिस एक्सिस। उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, हमने इसको कन्वर्ट करके पॉइंट मास बनाया, और एस जिस प्लेस पे रखा है उस प्लेस की एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है k, जिसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। और ये भी वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही है जो इस बॉडी का है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो है m। पॉइंट मास का क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। तो ये याद रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे होलो स्फीयर हो, कोई भी हो, जब भी हम रेडियस ऑफ जायरेशन क्वेश्चन में दिया है तो उस बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट किया गया होगा, उस एक्सिस से k डिस्टेंस पे रखा होगा, वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगी जो उस बॉडी का एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दैट एक्सिस। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हो क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, कोई भी शेप हो आपको फॉर्मूला लगाना है मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाना है, मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो प्लीज जो 7 डेरिवेशन होमवर्क के लिए दिए हैं वो करके आए। चलिए बाय बाय। मैं चेक करूंगा बेटा, ये वो मार्क्स बोर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी सबके पास। यस, नेक्स्ट हमारा जब भी होगा तब देखते हैं। चलिए बाय बाय।